So the next topic is elasticity of demand. This is part 3 of the chapter. इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? द कैपेसिटी टू चेंज. मतलब क्या? इलास्टिक, ये वर्ड हमने बहुत सुना है बचपन से. रबर बैंड इज इलास्टिक. क्यों? बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ चेंजिंग द शेप. सिमिलरली हमारी जो डिमांड है वो भी चेंज होती है बेस्ड ऑन सम सर्टन फैक्टर्स. जैसे रबर बैंड को जितना खींचोगे उतना उसका शेप चेंज होगा. मतलब आपका जो रबर बैंड है ये रिस्पॉन्ड कर रहा है टू द स्ट्रेच जो हमने उसमें क्रिएट किया है. सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स. सर्टन फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे? प्राइजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, जैसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. सो इलास्टिसिटी विल मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. और जहाँ पे प्राइजेस की बात हो रही है ड्यू टू प्राइस. ओके, नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट द रिलेटिव चेंज. यानी कि क्या हम क्या करेंगे? चेंज इन प्राइस को कंपेयर करेंगे विथ चेंज इन डिमांड को. सो उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है इट इज मेजर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज इन प्राइस. जब भी हमें प्राइजेस के बारे में चेंज गेज करने के लिए बोला है तब की बात है ये. ओके, ये हमेशा गिनेंगे परसेंटेज में. सो इट विल बी ऑलवेज अ परसेंटेज चेंज. एंड पीए सैमुअल्सन ने क्या बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये देखता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन शॉर्ट क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन वेरियस फैक्टर्स लाइक प्राइस. ये हमेशा होगा परसेंटेज में. और पीए सैमुअल्सन जी जो कि हमारे विद्वान हैं उन्होंने इसका एक डेफिनेशन भी दिया है. अब आगे चलते हैं कि आपका जो डिमांड है वो कौन कौन सी चीज़ों से बदलेगा. वो बदलेगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी की वजह से एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज़ की वजह से. सो जो रिलेटेड कमोडिटीज़ की वजह से बदलेगा उससे हम क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे. आई होप आपको वो चार्ट याद है. मैंने कमोडिटीज़ को दो कैटेगरीज में बांटा था, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड. फिर रिलेटेड में थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट्स. फिर अनरिलेटेड में कुछ भी हो सकता है, जैसे चप्पल एंड चश्मा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है. तो क्रॉस इलास्टिसिटी में हम क्या देखेंगे कि दूसरी कमोडिटी में अगर कुछ चेंज आ रहा है, जैसे दूसरे कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है, तो हमारी वाली कमोडिटी पर उसका क्या असर पड़ रहा है. जैसे हमने कोक और पेप्सी को साथ में एनालाइज किया था, फिर हमने कार एंड पेट्रोल को साथ में एनालाइज किया था. तो जब दो कमोडिटीज साथ में बातें हो रही है उनके बारे में, तब हम बोलेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात करें. ओके, अब देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी क्या है. नाउ द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम. सो जो फैक्टर चेंज होने वाला है, जैसे प्राइस हो या इनकम हो, ऐसी जो चीज़ें चेंज होने वाली है वो डिनोमिनेटर में जाएंगी. और न्यूमरेटर में हमेशा क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अब क्रॉस इलास्टिसिटी में मैं 1 मिनट के बाद आऊंगी. पहले प्राइस इलास्टिसिटी देख लेते हैं. चलो, कौन सा फैक्टर है मेरा? प्राइस. तो चेंज इन प्राइस मेरा नीचे होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस.
और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा होगा ऊपर। अब चलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में। जैसा कि उस चार्ट के बारे में मैंने मेंशन किया था कि कमोडिटीज हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होती। मैं बोलूँगी कि बहुत बार दे आर रिलेटेड। तो जैसे फॉर एग्जांपल कार या पेट्रोल हो गया, या पेन एंड इंक हो गया, या कोक पेप्सी हो गया। खैर सब्सटीट्यूट्स का कॉफ़ी एंड टी इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैंने एक्सप्लेन भी किया था व्हाई इज़ दैट माई ओपिनियन। बट फिर भी तो क्रॉस इलास्टिसिटी में समझो मैंने दो कमोडिटीज़ को कंसिडर किया है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। ओके, तो मैं एक्स का क्वांटिटी डिमांडेड गेज कर रही हूँ बेस्ड ऑन वाई की प्राइस में कितना चेंज होता है। क्या कर रही हूँ मैं? चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। सो ए का डिमांड देख रही हूँ एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ समथिंग एल्स। तो अंडर कंसिडरेशन है दो कमोडिटीज, और ये टिपिकली सिर्फ क्रॉस इलास्टिसिटी में ही पॉसिबल है। ओके, अगेन न्यूमरेटर में हमेशा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही आएगा। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, कमोडिटी वाई। अभी यहाँ पे बी लिखा है, दैट्स परफेक्टली फाइन, आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके ले सकते हैं। कमोडिटी एक्स, तो यहाँ पे देखेंगे एक का डिमांड वर्सेस दूसरे का प्राइस में क्या चेंज होता है। सो ये वही तीन बात है, इनकम की वजह से चेंज होगा, दूसरे कमोडिटीज की वजह से चेंज होगा, और प्राइजेस की वजह से, खुद के प्राइजेस की वजह से भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। सो इट्स वेरी इजी। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है? अब मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेम कमोडिटी देखने वाली हूं। परफेक्टली इलास्टिक में एकदम छोटा भी चेंज अगर आता है ना प्राइजेस में, तो क्वांटिटी डिमांडेड में उसका जबरदस्त इम्पैक्ट दिखता है। तो अगर मैं ये ग्राफ वाइज बताना चाहूं तो ये आएगा क्वांटिटी डिमांडेड और ये होगा प्राइस। तो प्राइजेस में चाहे कहीं भी चेंज आए, और कभी कभी तो दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा होता है, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सेंसिटिव होता है। इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव एंड it responds a lot even to the small change in price। तो मैं प्राइस को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखूंगी क्योंकि छोटे चेंज को भी ये जबरदस्त रिस्पॉन्ड करता है। तो ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड डिमांड इलास्टिसिटी, रादर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be infinite, यानी कि टू मच, इट्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव। इस केस में ना तो कभी कभी प्राइजेस से रिलेटेड होता ही नहीं है चेंज इन डिमांड। जैसे कुछ सालों पहले मैगी के ऊपर बैन लगा हुआ था क्योंकि उसमें लेड पार्टिकल्स मिले थे। सो लेड पार्टिकल्स दे टेंड टू मैनिपुलेट हंगर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, प्लस उसकी वजह से जो डायबिटिक लोग हैं उन्हें भी तकलीफ हो सकती है। सो इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस, ऐसा देखने को मिल रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में तो प्राइजेस की वजह से कुछ हुआ ही नहीं ना, सडनली इसकी डिमांड ने किसी और चीज़ को रिस्पॉन्ड कर दिया, जो इस केस में क्या था कि क्लेम अगेंस्ट मैगी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, अनहेल्दी है, इसके अगेंस्ट क्या किया था, डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया था, दैट पीपल वर बॉदर्ड। फिर गवर्नमेंट अश्योर्ड कि हम
ये सारे जो फॉल्टी स्टॉक्स हैं जो आपके लिए अनहेल्दी है, ये वापस लेंगे, उन्हें जला देंगे और फिर नए रूप में मैगी आपके सामने आएगा. सो जब तक ये हुआ नहीं, मैगी वॉज बैंड. सो जब तक ये हुआ नहीं, फॉर अ वाइल मैगी वॉज बैंड. तो ऑब्वियसली उसका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था टुवर्ड्स द र्यूमर, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है कि मैगी जो है छोटे बच्चे भी खाते हैं. सो ऑब्वियसली पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड क्लियरली इट वाज अ केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. जबकि मैं प्राइस की बात करूँगी तो टेक्निकली उस समय ये प्राइस को देख के सेंसिटिव ही नहीं हो रहा था, ये किसी और चीज़ को लेके सेंसिटिव हो रहा था. बट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि डिमांड कितनी हद तक सेंसिटिव हो सकता है. बहुत सारे दूसरे कमोडिटीज ऐसे दिखेंगे जो एकदम स्मॉल चेंज इन प्राइस को भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, अगला है परफेक्टली इन इलास्टिक. यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कॉमन सॉल्ट का. क्यों? अब बहुत सस्ता बिकने पर ना ही हम इसे मेन कोर्स में खाते हैं और बहुत महंगा बिकने पर ना ही इसे खाना बंद करते हैं. तो उसका कंजम्पशन कभी नहीं बदलता, अगर प्राइस बदलती है तो भी. सो प्रिसाइजली इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस. तो चाहे प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड कभी चेंज नहीं होता. तो इसका डिमांड चेंज इन प्राइस को रिस्पॉन्ड नहीं करता और इसलिए इसकी इलास्टिक डिमांड है ही नहीं. तो हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज 0. सो आई होप इट इज क्लियर. अब कभी कभी चेंज इन प्राइस जो है उसकी वजह से एग्जैक्टली उसे रिफ्लेक्ट करने वाला बदलाव आता है इन क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ लिसन टू द वर्ड्स एकदम केयरफुली. सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज in quantity demanded. So percentage change in price is same as percentage change in quantity demanded. मतलब प्राइस अगर 10% से फॉल होता है तो डिमांड प्रिसाइजली 10% से ऊपर जाता है. प्राइस अगर 50% से फॉल होता है तो डिमांड प्रिसाइजली 50% से ही चेंज होके ऊपर जाता है. अब ऐसी सिचुएशन में आपका जो ग्राफ है उस केस में उसका इलास्टिसिटी आएगा 1 एंड वो ऐसे दिखेंगे. सो दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज प्राइस. ओके, यहाँ पे होगा E इक्वल टू 1, यहाँ पे होगा E इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे होगा E इक्वल टू इन्फिनिटी और E टेंड्स टू इन्फिनिटी. चलिए, अब रिलेटिवली इलास्टिक में प्राइजेस में कम चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा ज़्यादा बदलाव दिखता है. यानी कि प्राइजेस में अगर ड्रॉप 5% का होता है तो डिमांड 7% से ऊपर जाता है. तो इट्स मोर प्राइस सेंसिटिव. मतलब प्राइस में कम बदलाव होता है, परसेंटेज बदलाव इन प्राइस इज कम एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सो अगर प्राइस में 10% से घटाव हो रहा है तो आपको डिमांड में से 15% से इंक्रीज दिखेगा. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ये ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है और इसका ग्राफ कुछ आएगा ऐसा ज़्यादा वाला, मतलब थोड़ा स्लैंटेड आएगा और ज़्यादा फ्लैट आएगा. ज़्यादा वाला मतलब ज़्यादा फ्लैट आएगा. इस केस में आपका इलास्टिसिटी आएगा ग्रेटर दैन 1. इसके प्रिसाइजली उल्टा केस अगला है जो है रिलेटिवली इन इलास्टिक के केस में.
जहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक में मैं बोलूँगी कि लग्जूरियस चीज़ें जैसे टीवी वगैरह जो चीज़ें हैं या एसी जिनका कंजम्पशन थोड़ा फ्यूचर में पोस्टपोन हो सकता है, वो चीज़ें इस फोर्थ कैटेगरी में बड़ी अच्छी बैठती है। ओके, तो ऑन दैट नोट अब चलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक पर। अब यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे प्राइस अगर 10% से ड्रॉप होता है तो डिमांड सिर्फ 5% से बढ़ेगा। तो डिमांड जो है वो कम रिस्पॉन्ड करता है टू द प्राइस। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं कि प्राइजेस में अगर 5% का इंक्रीज होता है तो डिमांड 2% से ड्रॉप होता है। तो जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिख रहा है उससे काफ़ी कम आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिखेगा, और इसीलिए हम बोलेंगे कि ये कम प्राइस सेंसिटिव है और इसका ग्राफ थोड़ा सा आएगा ज़्यादा खड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा खड़ा आएगा ये, और ये होगा E लेस देन 1। तो अगर सारे आपके सामने ग्राफ्स इस वक्त है ना, तो मैं थोड़ा सा ना आपकी मदद करना चाहूँगी। तो इसे ऐसे बांटते हैं, जो E लेस देन 1 वाला है वो थोड़ा और ऐसे खड़ा आएगा, E लेस देन 1, E ग्रेटर देन 1 थोड़ा सा फ्लैट आएगा, ये मैं प्रिसाइजली E इक्वल टू 1 बोलूँगी। ये आएगा E इक्वल टू 0, कुछ नहीं, मैं बस जो 5 ग्राफ्स हमने किए हैं उन्हें इकट्ठा जोड़ रही हूँ। एंड जो फ्लैट वाला था दैट वाज E इक्वल टू इंफिनिटी, जो एक्सट्रीमली ज़्यादा सेंसिटिव था। जो 5 ग्राफ्स हमने पढ़े हैं बस उसे मैंने कंबाइन किया है। अब अगला टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, फिर से अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर में हमेशा होगा हमारा प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। तो प्रपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे करेंगे? दैट इज नथिंग बट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू करेंगे 100। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन इनकम जिससे डिवाइड करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो भी इजी है, वो आएगा चेंज इन इनकम यानी कि डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। अब 100 के साथ हो जाएगा 100 कैंसल, एंड ये एज पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स ये हो जाएगा उल्टा, तो ये हो जाएगा आई अपॉन डेल्टा आई। तो आप थोड़ा सा लेटर्स अलग यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। अब इसमें भी 5 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली मोर इलास्टिक, रिलेटिवली लेस इलास्टिक एंड यूनिटरीली इलास्टिक, है ना? चल, परफेक्टली इलास्टिक में ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो E विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि इनकम में बदलाव आए या नहीं आए, या इनकम अगर कांस्टेंट भी है तभी डिमांड चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? वो मैगी का एग्जांपल इधर भी वैलिड है। अब पब्लिक का इनकम तो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने हेल्थ कंसर्न को सामने रख के वॉट एवर गाइडलाइंस वर इशूड, ड्यू टू दैट public was very much concerned about their children, and that's why they discontinued buying Maggie for a while. Later, when public was given an assurance that the product is safe for the consumption, then and then only public resumed purchasing the product. So the income was not changed. People were concerned because government had issued some notice saying that the product may not be safe for human beings. तो अगेन
ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी में ये क्लियरली आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे होगा इनकम। इनकम कांस्टेंट ही पकड़ेंगे या बहुत छोटा चेंज है इनकम में, बट माय डिमांड इज चेंजिंग, तो इट्स परफेक्टली इलास्टिक। सो ई इज इक्वल टू इन्फिनिट। अब परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर इलास्टिक का ग्राफ हॉरिजॉन्टल आता है ना, तो इन इलास्टिक का ग्राफ वर्टिकल आता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे, लॉजिकली जाओगे तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, तो परफेक्टली इन इलास्टिक में अगेन आपका इनकम जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम योर डिमांड इज गोइंग टू रिमेन द सेम। जहाँ पे फिर से नेसेसिटी की चीज़ें आएंगी, इनकम चाहे बढ़ जाए या कम हो जाए, वी विल कंटिन्यू टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी irrespective of the level of income. So I hope it's clear. For example, necessity goods like common salt. आजकल तो मैं पेट्रोल को भी नेसेसिटी गुड्स में इंक्लूड कर दूं। कहीं आप ट्रैवल करते हैं जहाँ पर आपको ऑफिस जाना है 2 व्हीलर पे या समझो 4 व्हीलर पे, तो भैया ऑफिस जाना भी एक ज़रूरत है, एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू रीच ऑफिस you have to make sure that you buy fuel, and that's why even petrol can be included under necessity commodities. Okay, so here irrespective of income, my quantity demanded is going to remain same, and hence I will say my graph is perpendicular to x axis and horizontal to y axis. एंड टू कंक्लूड मेरा इलास्टिसिटी आएगा 0. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब 3 केसेस बची हैं, रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली मोर इलास्टिक. सो ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स चेंज इन इनकम. सो इफ चेंज इन इनकम इज बाय 5%, you will see change in quantity demanded by 10%. So quantity demanded is going to be more sensitive towards change in income. I hope it is clear. So ये ज़्यादा sensitive है, तो ज़्यादा change आपको दिखेगा. You will see more change in demand as compared to the change in income. Then you may mention the example, any example you feel like. Say for example, 7% change in income will show 10% change in quantity demanded. You can write any numbers as you feel like. Now, in the first place, आपके इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. मतलब क्या? इनकम बढ़ने से आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ने वाला है. Why? Because due to increase in income, purchasing capacity of the consumer is going to increase. So on that note, if we consider third point, relatively elastic income demand, इसमें क्या दिखेगा? अगर आपका इनकम 5% से बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से बढ़ेगा. फिर एक बार, ये क्या है? ये ज़्यादा इनकम सेंसिटिव है, तो इनकम 5% से बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज़्यादा परसेंट से बढ़ेगा. सो आप अपने मन के दूसरे आंकड़े भी लिख सकते हैं इन द एग्जाम. सो इफ चेंज इन इनकम इज 10%, क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग बाय 20%. सो आप अपने मन से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो अब यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा आएगा स्लैंटेड, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा फ्लैट. मतलब ज़्यादा फ्लैट होगा रादर देन ज़्यादा स्ट्रेट होगा. मतलब क्या? वो आप रिलेटिवली इनइलास्टिक में जान जाएंगे. अब रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या होगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक में आपका ग्राफ ज़्यादा खड़ा आने वाला है, कुछ ऐसे.
क्यों? क्योंकि ये कम सेंसिटिव है। कैसे? अगर इनकम में 10% का बदलाव आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बस 5% से बढ़ने वाला है, और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए ग्राफ लेफ्ट में नीचे है और राइट में ऊपर है। नेगेटिव में उल्टा ग्राफ होगा, जिसे पिछले 5 केसेस में हमने लिया था। ये देखो, डिमांड के केस में डिमांड वाला ग्राफ आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, because there is a negative relationship between price and quantity demanded. लेकिन ये वाले ग्राफ्स आएंगे upward sloping from left to right. Why? Because there is positive relationship between income and demand. मतलब क्या? इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? Because my purchasing power is increasing due to increase in income. Okay. सो यहां पर हो गया 4th पॉइंट। अब यूनिटरी में क्या होगा? प्रिसाइजली अगर इनकम 10% से चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से चेंज होने वाला है। अगेन पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो ग्राफ प्रिसाइजली बीच में आएगा और अपवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो ई इक्वल टू यहां पे आएगा 1। सो अब अगर ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 ग्राफ्स को मैं इकट्ठा करूं तो मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा? ये देखो, कुछ था मेरा हॉरिजॉन्टल, सो ये E इक्वल टू इन्फिनिटी ही ट्रीट करूंगी। ये E इक्वल टू 0, बीचों बीच आएगा E इक्वल टू 1। ये थोड़ा फ्लैट वाला जो था वो आएगा E ग्रेटर देन 1, और थोड़ा सा ज़्यादा खड़ा था दैट वॉज E लेस देन 1। सो आप ग्राफ्स को कंबाइन करके भी ध्यान में रख सकते हैं। डिमांड जो है वो पिछले ग्राफ्स जहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड हम प्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, वहाँ पे ग्राफ्स अलग क्यों आ रहे थे? बिकॉज देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस। हियर इन दिस केस द ग्राफ्स आर डिफरेंट बिकॉज देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप between change in income and change in quantity demanded. So I hope this is clear. This is actually very easy. The next is cross elasticity. अब relief feel कर सकते हैं आप, इसमें graphs नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मैं X और Y commodities के बारे में बात कर रही हूँ तो X की quantity demanded देखूंगी कि कैसे चेंज होती है, और Y का प्राइस देखूंगी कैसे चेंज होता है। तो X एंड Y आर रिलेटेड गुड्स समझो, तो Y की प्राइस चेंज होने पर X की डिमांड पे जरूर असर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा वो हमने पिछले कुछ सेशंस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। अब देखो, X में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे करेंगे? चेंज इन quantity demanded of X upon original quantity demanded of X divided by, अगर मैं इंटू 100 भी करूं परसेंटेज गिनने के लिए, तब भी बाद में इंटू 100 होने वाला है कैंसर, बट लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं। अपॉन परसेंटेज चेंज in price of Y upon original price of Y into आएगा 100। तो अब 100 हो जाएगा कैंसल, हुआ कि नहीं, है ना। और ये नीचे की टर्म हो जाएगी उल्टी। सो इट विल लुक लाइक डेल्टा QDX अपॉन QDX into price of Y अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ Y। सो ये हो गया मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी।
बाय द वे अगर एक्स और वाई एकदम ही अनरिलेटेड गुड्स है ना तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिल्कुल भी जीरो आएगा। ऐसा क्यों होगा? द रीजन मीन ये आपस में रिलेटेड ही नहीं है, हम इसे साथ में बात करें इसके बारे में इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सो क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी जीरो इन केस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इलास्टिसिटी को गेज करने के लिए, मेजर करने के लिए देर आर सम मेथड्स यूज्ड। पहला है परसेंटेज, दूसरा है टोटल आउटले मेथड, तीसरा है पॉइंट मेथड, चौथा है आर्क मेथड। लेकिन इन मेथड्स को स्टडी करेंगे अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट।